वक्त लिए अपन सीधा अपने टॉपिक को मेंशन कर लेते हैं, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन। याद रखना, संपूर्ण भारतीय इतिहास का सबसे पहला, जिसको हम कहते हैं किसान आंदोलन, अहिंसकवादी, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। अब इसकी यदि कुछ विशिष्ट बातों को मैं आपके सामने लूं, आपको उठाऊं, तो भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु साहिब का एक बात कहना है इस किसान आंदोलन के संदर्भ में कि मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे। सुमित्रा नमस्कार। ये कहा गया है इसके बारे में, और ये बताया गया आ, उस जो महाराणा थे मेवाड़ के, फतेह सिंह जी, उनको, कि यदि आपने किसानों की समस्याओं को हल करने की तरफ अपने तमाम राजशाही संसाधनों का प्रयोग नहीं किया तो आपका हश्र वही होगा मेवाड़ का जो रूस में जारशाही का हुआ है। बिजोलिया किसान आंदोलन की कुछ बातें बड़ी विशिष्ट हैं, वो बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात तो जो यदि मैं आपके सामने रखूं, स्क्रीन से मैं कई बार गायब हो जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा साइड कॉर्नर चाहिए होता है व्हाइट बोर्ड को काम में लेने के लिए, इसलिए तो उम्मीद करता हूँ कि बात तो फिर आपको समझ में आती है। पहली बात तो ये कि जो बिजोलिया है ये असल में किस रियासत का हिस्सा था। तो बिजोलिया, याद रखिएगा, मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। मेवाड़ रियासत में जो ठिकाना था वो था असल में बिजोलिया। ठीक है जी। आपको ये भी याद रखना होगा कि बिजोलिया असल में प्रथम श्रेणी का, मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी से मतलब क्या है? जो प्रमुख सलाहकार होते थे महाराणा की परिषद के अंदर, काउंसिल के अंदर, एक वर्तमान मंत्रिमंडल के रूप में, जिनसे सलाह मशवरा करके मेवाड़ के राणा कोई निर्णय लिया करते थे, तो उन प्रथम श्रेणी के उमराव में, सरदारों में प्रथम स्थान, मतलब प्रमुख स्थानों में से एक था बिजोलिया ठिकाने का। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला क्या लगेगा बिजोलिया का, तो यह भी याद रखिएगा, वो भीलवाड़ा। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये है कि जो बिजोलिया है इसका अन्य नाम आपको क्या प्राप्त होता है, तो अन्य नाम अपने को प्राप्त होता है इसका ऊपर माड़। इस धरती को ऊपर माड़ के रूप में भी कहा गया है। ये बात भी सामने आती है कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक असल में कौन था, तो इसके लिए आपको याद रखिएगा, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, तो यहाँ पर आपको खानवा युद्ध की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था अशोक परमार। अशोक परमार जिसने खानवा युद्ध के अंदर, याद रखिएगा, राणा सांगा का साथ दिया था। तो युद्ध के पश्चात राणा सांगा ने आपको, अशोक परमार को, बिजोलिया बिजोलिया या ऊपरमाल की जागीर आपको सौंप दी थी। अब चूंकि जिस समय ये आंदोलन आरंभ हुआ उस समय मेवाड़ के राणा कौन कौन थे, तो यह भी देख लीजिएगा। मेवाड़ के जो महाराणा थे वो इस पूरी अवधि में दो राणा रहे हैं, एक तो महाराणा फतेह सिंह जी और एक महाराणा भूपाल सिंह जी, याद रखिएगा। महाराणा फतेह सिंह एवं महाराणा भूपाल सिंह। यदि मैं ठिकानेदारों की बात करूं, समकालीन ठिकानेदार इस किसान आंदोलन के दौरान, जिसको आपने असल में बिजोलिया किसान आंदोलन बोला है, इस दौरान, इस पूरी अवधि में साहब कौन कौन यहाँ पर ठिकानेदार रहा, तो तीन ठिकानेदार हमारे सामने यहाँ पर आते हैं। ये तीन ठिकानेदार याद रखिएगा। ठाकुर जो हैं कृष्ण सिंह या किशन सिंह जी, ठाकुर कृष्ण सिंह अथवा किशन सिंह 1894 से ये गद्दी पर रहे। दूसरा ठाकुर पृथ्वी सिंह, ये जो ठिकानेदार था ये रहा 1906 से। और तीसरे नंबर पर रहा ठाकुर केसर सिंह। उन्नीस सौ चौदह तक ये ठिकानेदार रहे। तो तीन ठिकानेदार रहे।
समकालीन निधि में परिस्थितियों की और बात करूं तो उस जमाने में एजीजीआर कौन था, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान। तो याद रखिएगा उस जमाने में एजीजीआर थे मिस्टर हॉलैंड। मिस्टर हॉलैंड उस जमाने में एजीजीआर थे। एजीजीआर से जो हमारा आशय निकल रहा है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो मेवाड़ का पीए था जिस समय किसान आंदोलन हुआ वो था विल्किंसन। क्लियर है, ये बात भी आपने अच्छे से समझ ली है, विल्किंसन, राइट। मेवाड़ का जो सेटलमेंट ऑफिसर था जिसको अपन कहते हैं बंदोबस्त अधिकारी। बंदोबस्त अधिकारी असल में होता कौन है ये बात भी समझ लीजिएगा। जो मेवाड़ मतलब जो भूमि की का लेखा जोखा रखता है, उसका माप वगैरह करता है, वो था ट्रेंच। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो यहाँ का बंदोबस्त अधिकारी था वो था ट्रेंच। इस पूरे किसान आंदोलन, क्योंकि इसकी जो अवधि थी वो थी 1897 से लेकर 1941 तक, तो हम यहाँ पर कहेंगे भारत का सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन। भारत का सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन, याद रखिएगा वो हमारे सामने आता है कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। पूरे 44 वर्ष तक ये किसान आंदोलन चलता रहा है। यदि बात की जाए इस जमाने में प्रमुख संदेश वाहक कौन था, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, तो आपका जवाब होगा तुलसी भील। प्रमुख संदेश वाहक के तौर पर हमारे सामने जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है तुलसी भील। यदि इस किसान आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो मैंने पहले ही कहा सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन। इसकी प्रकृति याद रखिएगा, ये किसान आंदोलन पूरी तौर पर अहिंसात्मक आंदोलन था। राजस्थान में जन चेतना उभार कर प्रजामंडल आंदोलनों की नींव रखने वाला, प्रजामंडल आंदोलनों की नींव रखने वाला जो किसान आंदोलन था, वो भी कौन सा आंदोलन था ये बात भी गौरतलब है। यह भी जो अपना आंदोलन है असल में बिजोलिया किसान आंदोलन है। क्लियर है, एकमात्र जिसको हम कहते हैं पंच बोर्ड किसान आंदोलन, संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का एकमात्र पंच बोर्ड किसान आंदोलन। पंच बोर्ड किसान आंदोलन का मतलब होता है वो आंदोलन जो कि किसान पंचायत के द्वारा आरंभ किया गया, किसान पंचायत के द्वारा चलाया गया। दुष्यंत नमस्कार, विजेंद्र वेरी गुड इवनिंग, मैंने अभी जाकर आप लोगों को देखा असल में। तो संपूर्ण भारत का एकमात्र पंचबोर्ड किसान आंदोलन, इसका जो आशय है सिंपल सा वो निकल कर ये सामने आता है, वो किसान आंदोलन जो किसान पंचायत के अधीन सामूहिक नेतृत्व के द्वारा चलाया जा रहा है, वो किसान आंदोलन कहलाता है बिजोलिया किसान आंदोलन। एक बार यहाँ तक की सारी बातों को एक बार आप लोग ठीक से देख लीजिए, मुझे हैंड रेज करके बताइएगा कि यहाँ तक की तमाम बातें आपको अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है। जल्दी से एक बार सभी लोग जो भी इसको देख रहे हो इस स्क्रीन को एक बार ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि हम कुछ प्रमुख नेता जो यहाँ से निकले इस किसान आंदोलन के लिए, हम देन की बात करें
कि राजनीतिक देन राजस्थान को क्या रही, तो आप देखिएगा कि विजय सिंह पथिक, ये बहुत बड़ी बात है। विजय सिंह पथिक जैसे नेता, हालांकि आपको मालूम होगा विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो है भूप सिंह गुर्जर, राम नारायण चौधरी, राइट। आप कहेंगे माणिक्यलाल वर्मा, राजस्थान की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित रखा इस संपूर्ण किसान आंदोलन ने। और तमाम जितने भी पीजेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन चले इस आंदोलन के पश्चात, यह भी याद रखिएगा कि वो आंदोलन असल में किसकी देन थे, इसी किसान आंदोलन की देन थे जिसको हम कहते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। हमें अब उन कारणों को देखना है, हमें उन उन स्थितियों को देखना है जिसकी वजह से ये किसान आंदोलन आरंभ होता है। राष्ट्रीय देन में विजय सिंह पथिक वगैरह होता है, फिर मैं आपके सामने फिर बाद में आपके सामने लूंगा तमाम चीजों को कि विजय सिंह पथिक असल में क्या है और क्या नहीं है। लेकिन यदि कारणों की बात की जाए तो कारण को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। विभिन्न कारणों की यदि हम चर्चा करते हैं इस किसान आंदोलन के दौरान, तो याद रखिएगा उपज पर, कुल उपज पर जो लगने वाला भूमि कर था वो था 80%। 80% भूमि कर जिस किसान से लिया जा रहा है उसके पास जीवन यापन करने के लिए सिर्फ 13% बच रहा है। इसके अतिरिक्त 84 लाख बाग, लाख बाग का मतलब होता है भूमि कर के अतिरिक्त लगने वाले कर। युद्ध कोष का भार भी सौंप दिया गया, इनके कंधे पर लाद दिया गया किसानों के। अफीम की घटती खेती, कंगाली में आटा गीला। अफीम की घटती खेती, इसके अलावा नए प्रकार के जो कर लगाए गए जिनमें आप कहेंगे चौमरी कर एवं तलवार बंधाई। चौमरी कर एवं तलवार बंधाई जैसे कर, इन सब कारणों ने मिले जुले रूप में यहाँ पर वो चिंगारी दिखा दी बारूद के ढेर को। चौमरी कर 1906 में लगाया गया। चौमरी कर, कोई बताएगा मेरे को 1906 सही बोला मैंने? कोई जवाब दे, राम सुमित्रा, क्या मैंने 1906 बिल्कुल सही बोला है? जी सुमित्रा, सही आंसर क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। तो याद रखिएगा कि 1903 में लगाया गया है चौमरी कर और 1906 में लगाया गया है तलवार बंदाई। 1903 में तलवार चौमरी कर जो लगाया गया वो लगाया गया ठाकुर किशन सिंह के द्वारा। तलवार बंदाई जो लगाया गया है वो लगाया गया है ठाकुर पृथ्वी सिंह के द्वारा। चौमरी का मतलब होता है पुत्री, ये बात भी याद रखिएगा। चौमरी का मतलब होता है पुत्री, यानी कि ठाकुर किशन सिंह ने प्रत्येक किसान को अपनी प्रत्येक पुत्री के विवाह अवसर पर 1903 में 5 रुपए प्रति विवाह अदा करने को कहा। अर्थात किसान द्वारा अपनी प्रत्येक पुत्री के विवाह अवसर पर प्रति विवाह 5 रुपए आपको ठिकानेदार को देने हैं। तो ये कर कहलाया चौमरी कर, जो 1903 में ठाकुर किशन सिंह के द्वारा किसान को अपनी बेटी के विवाह पर ठाकुर को देना था। और जो तलवार बंदाई कर है इसका मतलब स्पष्ट निकल रहा है कि ठिकानेदार की मृत्यु पर जब उसका पुत्र गद्दी पर आएगा, नया ठिकानेदार गद्दी को बैठेगा, तो यानी कि तलवार बंदाई की रस्म उसका एक तरह का तिलक, राज तिलक अवसर पर वो
क्योंकि उसको भी राणा को, मेवाड़ के महाराणा को गिफ्ट वगैरह भेजने पड़ते हैं, उसकी भरपाई करने के लिए नए ठिकानेदार ने अपना राज्याभिषेक तो कहना गलत होगा, मतलब तिलक अवसर पर, तलवार बंधाई पगड़ी रस्म के अवसर पर जनता किसानों पर जो टैक्स लगाया, वो टैक्स कहलाता है तलवार बंधाई। तो ये दो कर, इन सब कारणों ने मिले जुले रूप में वो हालात पैदा कर दिए जिसके तहत किसान आंदोलित हो उठे, लेकिन इन्हें सही दिशा निर्देश का अभाव था, इन्हें सही दिशा निर्देश नहीं मिला। ये पहली स्किन कंप्लीट होती है, मुझे कंफर्म करिए समझ लिया है आप लोगों ने, और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एक बार ठीक से इस बात को आप लोग पढ़ लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पूरा ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। विजयन, धर्मेंद्र, दुष्यंत, सॉरी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं कविता और विजयन राव को कल के टेस्ट के लिए, आप दोनों ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो राम बाबू, आप भी आ गए, कुछ कहूं आपको, या उपेंद्र तेरे को भी निमंत्रण देना पड़ेगा भाई टेस्ट के लिए, या तेरे तुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता रे, या कोई समस्या तेरे स्पेशल, या उसने मना कर रखा हो कि भाई टेस्ट तो देना ही नहीं है आपको। एक्सक्यूज मी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना आप लोगों को, आप में से अधिकांश लोग टेस्ट पेपर नहीं देते, मुझे नहीं पता क्या वजह है आप लोगों को। चल तेरे को बाद में बात करता हूँ उपेंद्र, मैं अभी तो खैर क्या बोलूं, चलती क्लास के अंदर अच्छी बात नहीं है। इन भाई साहब से भी बात करनी है। आप देखो, इस ये सुबह से गायब है आज, ये राम निवास। चल बेटा, तेरे से बाद में बात करता हूँ, अभी अभी क्लास पूरी करना था मुझे, अभी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, मैं दोबारा आपके सामने दोनों टैक्सेस को ले रहा हूँ ताकि आप लोग ढंग से समझ लें। पहला जो टैक्स है वो है चौवरी कर। बेटा, रुक तू उपेंद्र, करूंगा तेरे बात। चौवरी कर याद रखिएगा, चौवरी कर लगाया गया है 1903 ईस्वी में। किसके द्वारा लगाया गया है याद रखना, ठाकुर कृष्ण सिंह के द्वारा। दूसरा, ये टैक्स किसने लगाया है, क्यों लगाया है? किसान को अपनी पुत्री के विवाह पर 5 रुपया ठाकुर को अदा करना है। तो प्रत्येक पुत्री के विवाह अवसर पर जो 5 रुपया अदा किया जा रहा है वो टैक्स चौवरी कर कहला रहा है। जो दूसरा कर आया वो आया तलवार बंदाई। तलवार बंदाई को भी समझिएगा भैया। 1906 में जब ठाकुर पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठा, उसके द्वारा क्यों लगाया गया? नए ठिकानेदार की गद्दी नशीनी पर किसानों से वसूला गया टैक्स। ये जो टैक्स है, ये टैक्स कहलाया तलवार बंदी।
राइट। यदि हम इसके किसान आंदोलन के यदि हम नेतृत्व को देखें, समझें, तो आप लोग इस नेतृत्व को भी देखिए कि यहाँ पर किसान आंदोलनों का नेतृत्व किस किस के द्वारा किया गया है। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसका सबसे पहले आप देखिएगा साहब नेतृत्व। असल में 1897 से लेकर 1915 तक जो प्रथम चरण चला, इसके अंदर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया है साधु सीताराम दास के द्वारा। ठीक है। 1916 से लेकर 1923 तक जो नेतृत्व किया गया वो किया गया है किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। याद रखना, विजय सिंह पथिक के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी बाद में दूंगा, इस किसान आंदोलन के पूरी विस्तार से। और 1923 से लेकर 1941 तक शेष अवधि तक इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया है वो किया गया जमनालाल बजाज प्लस हरिभाव उपाध्याय के द्वारा। जमनालाल बजाज एवं हरिभाव उपाध्याय के द्वारा, याद रखिएगा, यहाँ पर नेतृत्व किया गया है। सेठ जमनालाल बजाज की बात की जाए तो याद रखिएगा, जो सेठ जमनालाल बजाज जी हैं अपने काशी का बास सीकर में जन्मे सेठ जमनालाल बजाज। आपकी पत्नी का नाम है जानकी देवी बजाज। याद रखना, एक बात और याद रखिएगा, एम के गांधी को तथाकथित महात्मा बनाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी एक शख्स का था तो मारवाड़ी थे, उनका नाम है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने खुद को गांधी का 5वां पुत्र बोला है। इंपॉर्टेंट है। स्वयं को गांधी का 5वां पुत्र बोला एवं गुलाम नंबर 4 बोला। स्वयं को जब ये प्रश्न उठता है कि साहब इन्होंने अपने आप को गुलाम नंबर 4 बोला, तो प्रथम 3 गुलाम फिर सेठ जमनालाल बजाज की नजर में कौन है? प्रथम 3 गुलाम में एक तो स्वयं भारत, दूसरा गुलाम है इनकी नजर में विभिन्न रियासतें, और तीसरा गुलाम है इनकी नजर में सीकर, और चौथे गुलाम स्वयं शेख जमनालाल बजाज। अपने आप को याद रखिएगा, इन्हें जमनालाल बजाज जो हैं, इनका संबंध, ये बात भी काफी महत्वपूर्ण है, जो जमनालाल बजाज जी हैं इनका संबंध है किसके साथ? जयपुर प्रजामंडल के साथ। जयपुर प्रजामंडल के आप अध्यक्ष भी रहे, ये बात भी याद रखना। जब जयपुर प्रजामंडल पढ़ाऊंगा तब आपके सामने विस्तार से मैं इस बात को लूंगा। यदि ये बात भी हमारे सामने आती है कि इस आंदोलन के अंतर्गत सहयोगी असल में कौन कौन रहे, तो काफी महत्वपूर्ण सी बात है। प्रमुख सहयोगी इस संपूर्ण किसान आंदोलन के दौरान कौन कौन रहे? तो प्रमुख सहयोगी के रूप में एक नाम आता है माणिक्य लाल वर्मा जी का, और एक नाम आता है जाट नेता राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, जिनकी बींदनी जी का नाम है हमारी श्रद्धेय मां समान
श्रीमती अंजना देवी चौधरी जी। प्रसिद्ध जाट नेता हैं राम नारायण जी चौधरी। और आपकी पत्नी का नाम यदि आता है माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी का नाम, तो इनका नाम आता है नारायणी देवी वर्मा। याद रखिएगा साहब, ये जो जानकारी अब मैं आपको अब देने जा रहा हूं, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं असल में खोल चुका हूं। विजय सिंह पथिक साहब को ये बात भी याद रखना, विजय सिंह पथिक साहब को महात्मा भी कहा गया है, किसान आंदोलनों का जनक भी कहा गया है, एवं आपको राष्ट्रीय पथिक भी कहा गया है। इन तमाम बातों को याद रखिएगा। प्रियंका जी, आप आ गई? तबीयत ठीक है मैडम आपकी? फालतू का कमेंट करना छोड़ दो क्लास में, रामनिवास। पढ़ाई कर लिया कर भाया, तू तेरी देख रामनिवास। तू रुक, अभी मैं तुम दोनों से भी क्लास के बाद चर्चा करूंगा, अभी तुमसे कुछ भी कहना बाकी लोगों का वक्त खराब करना होगा। विजय सिंह पथिक को महात्मा भी कहा गया है, विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलनों का जनक भी कहा गया है, और इन्हें राष्ट्रीय पथिक भी कहा गया है। जरा, क्योंकि ये किसान आंदोलन भैया जी इस तरह की नेचर है, जनरली समझ में नहीं आता है कि बंदा पढ़ाना क्या चाहता है। और आपको आश्चर्य होगा, अभी तक मैं किसान आंदोलन जो 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 बिजोलिया किसान आंदोलन है, उसे मैं अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया, कि नॉन स्टॉप मुझे बोलते हुए लगभग आधा घंटा हो चला है। खैर, आगे देखते हैं अपन अपनी बात को। तो माणिक्यलाल वर्मा साहब की बात करूं तो माणिक्यलाल वर्मा जी की उपाधि क्या है? राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक कौन है भैया? माणिक्यलाल वर्मा। अब एक बात और याद रखना इसी संदर्भ में, राजस्थान का जननायक अथवा शेर ए राजस्थान, ये पिक्चर बिल्कुल अलग है। ये बोला गया है जनाब जय नारायण व्यास साहब को। राजस्थान का जननायक एवं राजस्थान का शेर ए राजस्थान। जबकि राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, जिनकी पुत्री का नाम है स्नेहलता वर्मा, पत्नी का नाम है नारायणी देवी वर्मा, पुत्र का नाम है दीनबंधु। माणिक्यलाल वर्मा जिन्होंने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। मेवाड़ प्रजामंडल अथवा उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना। ये अब आप देखिएगा कितनी कितनी भैया जी महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही है। लाला जी आ गए अपने, कौन? माणिक्य लाल वर्मा जी। यदि माणिक्य लाल वर्मा जी की बातों को मैं और खींच के रखूं, तो अब आप देखिएगा माणिक्य लाल वर्मा जी को। भैया जी, आपकी पत्नी है नारायणी देवी वर्मा, आपकी पुत्री है स्नेहलता वर्मा, आपका पुत्र है दीनबंधु, और सबसे बड़ा योगदान आपका कि आपने, आपके राजनीतिक गुरु का नाम है, ये भी याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा के राजनीतिक गुरु का नाम है विजय सिंह पथिक। में बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर में सरकारी कर्मचारी
माणिक्यलाल वर्मा जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक साहब के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी को त्याग पत्र देकर छोड़कर आपने किसान आंदोलन को स्वीकार किया था। और राजस्थान के जन आंदोलन के दौरान संपूर्ण परिवार के साथ आप जेल की सामूहिक यात्रा पर गए थे, ये भी याद रखिएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल कर आती है वो ये है कि 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा जी ने, यह भी अब महत्वपूर्ण है तो है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी। आपके द्वारा एक विशिष्ट पर्चा निकाला गया था, जरा उस पर्चे को भी देखिएगा। वो पर्चा है मेवाड़ का वर्तमान शासन। क्लियर है? काफी महत्वपूर्ण सी बातें हैं। इन बातों को जितना आप लोग देखोगे, समझोगे, मुझे लगता है कि आपके लिए उतना ही फायदे का ये तमाम चीजों का सौदा है। तो आपने एक पर्चा भी लिखा था, एक पुस्तिका थी आपकी। मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस सारी बात को देखिए और मुझे कंफर्म करिएगा कि यहाँ तक का मैटर कि आपको समझ में आ गया अच्छे से, बताइएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, अभी तक मैं किसान आंदोलन बिल्कुल भी आरंभ नहीं कर पाया हूँ। जी, यदि मैं पर्सनली अंजना देवी चौधरी जी की बात करूं तो इनके बारे में भी एक बड़ी विशिष्ट जानकारी मेरे सामने आती है। और ये बड़ी विशिष्ट जानकारी क्या है? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहली बार जेल जाने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान में स्वतंत्रता या जन आंदोलन के दौरान पहली बार जेल जाने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी जी, जिनका राजनीतिक प्रशिक्षण बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक के कुशल नेतृत्व में हुआ। आपने पहली बार बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और उसके पश्चात निश्चित दिशा निर्देश प्रदान करे शेखावाटी किसान आंदोलन या जाट किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन को। ये आपका सहयोगी हैं, याद रखिएगा, रामनारायण जी चौधरी एवं जो अपने सज्जन हैं जिनका नाम अपने को मिलता है माणिक्यलाल वर्मा साहब। कारण मैं बतला चुका हूँ, कई प्रकार की महिलाओं ने यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया। इन महिलाओं के नाम मैंने आपके सामने ले लिए हैं। अंजना देवी चौधरी, श्रीमती रमा देवी, इसके अलावा नारायणी देवी वर्मा, तमाम आगे। अब मैं इस आंदोलन को आरंभ करने जा रहा हूँ। कारण वगैरह मैंने आपके सामने एक एक चीज को आपके सामने बिल्कुल खोलकर रख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों ने ढंग से समझ ली है। मुझे एक बार यस कर दीजिए, इसके बाद सीधा मैं घटनाक्रम को आपके सामने लेकर चलूंगा। जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं हो जाएगा मैं आपको क्लास से छुट्टी नहीं दे रहा। हर हालत में हमें आज ये अध्याय पूरा करना है। बिजोलिया किसान आंदोलन रफ कॉपी आपको मिल चुकी है। इस संडे को किसी कारणवश में क्लास ले नहीं पाया तो वो क्लास मेरे सर पर पेंडिंग हो गई है। जो अपने को एक क्लास में आधुनिक भारत को फाइनल करना, उसके नोट्स जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। याद रखिएगा, मोटे तौर पर 100 पेज से ऊपर हैं 1885 से लेकर 1947 तक का जो पूरा मामला है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, मोर देन 100 पेज हैं, शायद 150 पेज के आसपास मामला आपका चला जाए। ये भी याद रखना, मेरे लिहाज से जो मैं कॉपी तैयार करी है बिल्कुल फुल एंड फाइनल कॉपी है। दोबारा मेरे शब्दों पे गौर करना, मुझे कोई कमेंट मत करना। फुल एंड फाइनल कॉपी है, मेरे हिसाब से काफी पर्याप्त मैटर है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। लेकिन जो मेरी आदत है
इस कॉपी को मैं अपडेट करूंगा, अवश्य करूंगा, मेरे लिए करूंगा, क्योंकि इस क्लास का लेवल मैंने फर्स्ट ग्रेड से थोड़ा ऊपर रखा हुआ है। तो जल्द ही मैं आपके सामने जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से लेकर 1947 तक की फाइनल कॉपी डाल दूंगा। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट लेकर पढ़ना चालू कर दीजिएगा। मेरे लिहाज से आप लोगों के इस तरफ पर बहुत पर्याप्त मैटर है, क्योंकि अपडेट कॉपी भी डालूंगा। एक तरह से वो मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग पढ़ें, जेरोक्स निकालें तो अच्छा है, ना निकालें तो आपकी अपनी इच्छा है, याद रखिएगा। उस क्लास के बाद और उस पीडीएफ के बाद आपका पूरा मामला फिनिश है, जो आधुनिक भारत वाला मामला है। दोबारा रीस्टार्ट करूंगा जल्द ही, संडे टू संडे, आधुनिक भारत। तो कोशिश करूंगा संडे के संडे क्लास लेकर आपको वो पूरा शुरुआत से स्टार्ट करके फिर एक एक चैप्टर का अध्याय का टेस्ट लेते हुए, ताकि जिनका जो छूटा हुआ है, जैसे धर्मेंद्र, बिजेंद्र, राम है, इनकी शुरुआत में कविता है, प्रियंका है, अशोक जी हैं, सुमन है, जिससे तो वो दोबारा अपने आप को रिस्टार्ट कर लें। तो इधर प्राचीन भारत में अपन स्टार्ट कर देंगे, और प्राचीन भारत में अपने संगम पूरा कर दिया। अब मैं जो नेक्स्ट चैप्टर लूंगा वो होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एक कंपैरेटिव स्टडी दोनों की। आइएगा हम आरंभ करते हैं अपनी सारी कहानी को, और वो कहानी है अपनी बिजोलिया किसान आंदोलन। आई थिंक यहाँ तक की तमाम बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है। देखिएगा, इस किसान आंदोलन का आरंभ, इस किसान आंदोलन का आरंभ होता है 1897 ईस्वी में। कहां से, यह भी याद रखिएगा, गिरधरपुरा गांव से। असल में गिरधरपुरा गांव में होता क्या है, गंगाराम धाकड़ नामक किसान के पिता की मृत्यु के अवसर पर जब किसान एकत्रित हुए, कार्यक्रम फिनिश हो गया, तो किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर सामूहिक चर्चा करी, और ये फैसला किया गया साधु सीताराम दास के नेतृत्व में कि किसानों का एक शिष्टमंडल, किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल उदयपुर भेजा जाएगा। किसान शिष्टमंडल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए। और ये शिष्टमंडल किस किस के नेतृत्व में जाएगा, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी पटेल एवं ठाकरी पटेल के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन, ये किसान शिष्टमंडल भेजा जाएगा। 6 महीने बाद उदयपुर में इनकी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात होती है। फतेह सिंह को कोई आइडिया नहीं कि मेरी प्रजा इतनी कष्टों से जा रही है। तो मेवाड़ महाराणा से मुलाकात के पश्चात मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने अपने एक उच्च अधिकारी को, जिसका नाम था हामिद हुसैन, याद रखिएगा, हामिद हुसैन को किसानों की समस्याओं की जांच करने के लिए बिजोलिया ठिकाने में भेजा। और उसने बिजोलिया ठिकाने में आकर हामिद हुसैन ने ठिकानेदार ठाकुर कृष्ण सिंह को लताड़ लगाई। ये बात ठाकुर कृष्ण सिंह को बेहद नागवारा गुजरी कि आप लोगों की इतनी औकात कैसे हो गई कि आप मेरी शिकायत कहाँ करने पहुंच गए, उदयपुर के अंदर करने पहुंच गए। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को ठाकुर कृष्ण सिंह के द्वारा निष्कासित कर दिया गया। याद रखिए, ये जो प्रथम चरण आरंभ हुआ, इसमें किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया किसके द्वारा, साधु सीताराम दास के द्वारा। साधु सीताराम दास, जिन्होंने मित्र मंडल नामक एक राजनीतिक संगठन बनाकर उससे किसानों के मध्य में राजनीतिक चेतना, जन चेतना आरंभ करने का कार्य आरंभ किया हुआ था, मित्र मंडल नामक संस्था के माध्यम से। किसके द्वारा, याद रखिएगा इस बात को, आम, आम, साधु सीताराम दास के द्वारा। एक नाम यहाँ पर आ रहा है, यह भी याद रखना, हामिद हुसैन। हामिद हुसैन के संदर्भ में एक चीज बतला दूं मैं, काफी महत्वपूर्ण सा मैटर है।
कि हामिद हुसैन की तरह एक मुस्लिम नाम हमारे सामने और आता है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, कप्तान इकराम हुसैन। कप्तान इकराम हुसैन ने जो बरड़ किसान आंदोलन है, बरड़ यानी कि बूंदी, जो बरड़ किसान आंदोलन है, याद रखिएगा, उस बरड़ किसान आंदोलन में 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को गोली चलाई थी कप्तान इकराम हुसैन ने। और इस गोली में जो शख्स मारा गया, प्रमुख व्यक्ति, उसका नाम था, याद रखिएगा, नानक जी भील। तो कप्तान इकराम हुसैन की गोली में बरड़ किसान आंदोलन के अंदर जो जो अपने नानक जी भील, इनकी मृत्यु हुई। और नानक जी भील को राजस्थान का अमर शहीद भी कहा जाता है। और इसी नानक जी भील की याद में, याद रखना, तमाम बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसी नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक कहा गया है, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान एक गीत लिखा था, पंछीड़ा। इसी माणिक्यलाल वर्मा ने कप्तान इकराम हुसैन की गोली से मारे गए 2 अप्रैल 1923 को बरड़ किसान आंदोलन में नानक जी भील, जिसे राजस्थान का अमर शहीद भी कहा गया, उसके लिए गीत लिखा था, अर्जी। अर्जी। लेकिन हम बात कर रहे हैं हामिद हुसैन, क्योंकि हामिद हुसैन मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह की तरफ से बिजोलिया जाता है, किसानों की समस्याओं की जांच करता है, ये बात नागवारा गुजरती है ठाकुर को, और वो नानजी पटेल, ठाकरी पटेल को निष्कासित कर देते हैं। और गुस्से में आकर जो सज्जन हैं अपने ठाकुर किशन सिंह, वो एक नया कर आरोपित कर देते हैं 1903 में। चौवरी कर लगाया गया, किसके द्वारा? ठाकुर किशन सिंह या कृष्ण सिंह के द्वारा। कब? 1903 में। लेकिन जब किसानों ने कड़ा प्रतिरोध किया इस चौवरी कर का, तो याद रखना, किसानों के प्रतिरोध के कारण ठाकुर को चौवरी कर पुनः वापस लेना पड़ा। कब? 1904 में। तो 1897 को ये किसान आंदोलन आरंभ होता है, लेकिन फिर घटना नया मोड़ लेती है। 1906 में मृत्यु हो जाती है ठाकुर किशन सिंह की, गद्दी पर बैठता है नया ठाकुर, ठाकुर पृथ्वी सिंह, और वो आते ही एक नया कर लगा देता है, जिसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी शुल्क। आरोपित कर देता है। इसी बीच 1913-14 में जो साधु सीताराम दास हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि जी आंदोलन कैसे करना है, साधारण किसान कहते हैं कि ऊपर माल क्षेत्र में हम खेती नहीं करेंगे। तो मोटे तौर पर ये बात अच्छी है कि जब खेती नहीं करेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, भाई टैक्स तो खेती पे लग रहा है, जो भूमि कर है, लगान है। लेकिन समस्या ये थी भाई, जब खेती नहीं करोगे तो फिर खाओगे क्या? इसी बीच 1914 में नया ठिकानेदार गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है, नया ठिकानेदार, ठाकुर केसर सिंह। ठाकुर केसर सिंह। इसी बीच इसी बीच यूं समझ लीजिएगा कि 1914 में 24 जून 1914 को
जो मेवाड़ महाराणा हैं फतेह सिंह जी, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह अमर सिंह राणावत को बिजोलिया प्रशासक नियुक्त करते हैं। अमर सिंह राणावत जो कि किसानों के एक तरह के थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, तो अमर सिंह राणावत को बिजोलिया प्रशासक बनाया जाता है 24 जून 1914 को। और अमर सिंह राणावत सबसे पहला काम करते हैं इस दौरान किसानों एवं ठिकाने के मध्य, जो केसर सिंह गद्दी पर आए हैं, के मध्य एक सम्मानजनक समझौता करवाते हैं ताकि चल रहा आंदोलन समाप्त हो, क्षेत्र में शांति बहाल हो और टैक्स वसूली में दिक्कत आ रही है वो पुनः द्रुत गति से कार्य चलता रहे। आगे क्या होता है, मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं कि आप लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, इस सारे मैटर को ढंग से देखें और देखने के बाद हैंड रेज मत करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा कि समझ में आया है या नहीं आया है। सारी बात को एक बार ठीक से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिएगा जी, मित्र उपेंद्र, विजेंद्र, सुमन, राइट, समझ में आ गया है। अशोक आपको? जी धर्मेंद्र जी, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एक बात को हमारे सामने समझने वाली बात है कि जब 24 जून को जब ये समझौता हो गया, चौबीस जून 1914 को जब ये समझौता हो गया अच्छे से, तो इसे फिर रद्द कर दिया गया। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जिस किसान आंदोलन पर जो बात चल रही थी, जो समझौता हो गया 24 जून को, तो फिर साहब ये आंदोलन मतलब ये समझौता रद्द क्यों करवाया गया? डर इस बात को लेकर था किसानों के ठिकानेदारों के मध्य में कि जब बिजोलिया ठिकाना जैसा बड़ा ठिकाना किसानों की मांग के आगे झुक जाएगा,
तो बाकी जो ठिकानेदार हैं, क्योंकि सब जगह पर अमूमन वही समस्या है कि भू राजस्व अत्यधिक है, उसके विरोध में किसान पीड़ित हैं। तो जब बिजोलिया जैसा बड़ा ठिकाना भी यदि किसानों की मांग के आगे झुककर घुटनों के बल बैठकर यदि उनके साथ समझौता करने बैठ जाएगा, और भू राजस्व कर ही ठिकानेदार की प्रमुख आय है, क्योंकि उसे भी आगे जाकर राजा को टैक्स देना पड़ता है, प्रशासकों को, अपने आगे कर्मचारियों को पैसा देना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है। जब टैक्स कम आएगा तो आप अपने ठिकाने ठिकाने को कैसे चलाओगे, फौज की सुरक्षा, फौज को कैसे रखोगे, और सारा प्रशासन, सारा ढर्रा चरमरा जाएगा। और एक बड़ा ठिकाना झुकेगा तो बाकी ठिकानेदार को भी अपने टैक्स में कमी करनी पड़ेगी। तो अन्य ठिकानेदारों का प्रेशर, दबाव बढ़ा कि आपको झुकना नहीं है, पुष्पा बनना है। और उस सूरत में मजबूरी में बिजोलिया ठिकानेदार को बाकी ठिकानेदारों की बात को मानना पड़ा, और मेवाड़ रियासत को एक तरह से उपेक्षा करते हुए इस किसान आंदोलन के अंदर जो ये पहला किसान समझौता हो रहा है 24 जून 1914 को, इसे रद्द कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चूंकि जब जब पूरी तौर पर ये समझौता हो गया, तो किसान हताश हो गए। साधु सीताराम दास जी की भी बात समझ में नहीं आई कि भाई अब कैसे इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तब एक नई बात सामने आती है, और 1914-15 के अंदर ब्रिटिश सरकार के मोस्ट वांटेड कुख्यात क्रांतिकारी भूप सिंह गुर्जर, जो टोडगढ़ जेल तोड़कर मेवाड़ में विजय सिंह पथिक के छदम नाम से रह रहा है। विजय सिंह पथिक के छदम नाम से रह रहा है। फाइनली उस विजय सिंह पथिक को साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए उन्हें तैयार कर देते हैं। विजय सिंह पथिक, जो कि बेसिकली कानपुर में बुलंदशहर के रहने वाले व्यक्ति, याद रखिएगा, और बिजोलिया किसान आंदोलन का वो नेतृत्व संभालते हैं, यह भी याद रखिएगा, 1917 में। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक हरियाली अमावस्या के दिन, कई पुस्तकों में आप लोगों को 1916 भी नजर आता है। हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक, जिन्हें महात्मा भी कहा गया है, जिन्हें राष्ट्रीय पथिक भी कहा गया है, जिन्हें किसान आंदोलनों का जनक भी कहा गया है, जिनके शिष्य का नाम है माणिक्यलाल वर्मा। तो हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक मन्ना पटेल की अध्यक्षता में ऊपरमाड़ पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ऊपरमाड़ पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, जिसे कि बिजोलिया किसान पंचायत भी कहा गया है। और इस दिन एकत्रित किसानों को संबोधित करते हुए विजय सिंह पथिक साहब कहते हैं, हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो। और उसके पश्चात ये बात भी याद रखिएगा अच्छे से, कि बिजोलिया किसान आंदोलन का केंद्र बिजोलिया किसान आंदोलन का केंद्र उमाजी का खेड़ा नामक गांव, जो कि चित्तौड़ के अंदर, जिला चित्तौड़ में, वो बना दिया जाता है, या वो अपना बन जाता है। तो कुल मिलाकर 1917 से इस तरह से आपके ये किसान आंदोलन
विजय सिंह पथिक के हाथ में चला जाता है। जब गांधीवादी राष्ट्रीय नेतृत्व से, कांग्रेस से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं, मतलब किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है विजय सिंह पथिक साहब को कि वो राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब राष्ट्रीय मुद्दा बना सकें बिजोलिया किसान आंदोलन को, तो विजय सिंह पथिक कानपुर से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र प्रताप, जिसके संपादक थे उनके मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी, उनसे संपर्क साधते हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी अपने समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को स्थानीय मुद्दे से उठाकर राष्ट्रीय प्रश्न बना देते हैं। बाद में बिजोलिया किसान जो है वो राखी भेजते हैं किसे, गणेश शंकर विद्यार्थी को। 1918 में कुछ घटनाएं घटती हैं। 1918 में ऊपर माड़ पंच बोर्ड, जो मन्ना पटेल की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है, वो इस चीज का फैसला करता है कि हमें कर नहीं देना, पूरी प्लानिंग के साथ हमें कर नहीं देना है, कहीं किसी प्रकार का भू राजस्व लगान लाग बाग नहीं देना है, ठिकानों के आदेशों की अवज्ञा करनी है, महाजनों और सूदखोरों का बहिष्कार करना है, हमें शराबबंदी करनी है, युद्ध कोष या चंदे का विरोध करना है, और जो मृत्यु भोज वगैरह किया जाता है हमें पुरजोर तरीके से भी उसका विरोध करना है। स्वाभाविक है कि इस इलाके में इस तरह के जो क्रांतिकारी, बिल्कुल युद्ध स्तर पर जो फैसले लिए गए ताबड़तोड़, उससे पूरा महकमा, पूरी मेवाड़ रियासत सकते में आ जाती है। और वो कार्यवाही करते हुए साधु सीताराम दास साधु सीताराम दास एवं प्रेमचंद भील को गिरफ्तार कर लेती है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक तिलक को खत लिखते हैं, और तिलक उस खत के जवाब में खत लिखते हैं मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को, तिलक बाल गंगाधर तिलक। और खत में वो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह की आत्मा को झकझोरते हैं, ये कहकर कि मेवाड़ महाराणाओं ने स्वतंत्रताओं के लिए अनेकों बलिदान किए हैं एवं आप तो स्वयं स्वतंत्रता के बहुत बड़े उपासक है, अतः आपके राज में स्वतंत्रता के समर्थकों को जेल में डालना आपके राज पर, आपके पुरखों के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। और इसका असर ये होता है इस खत का कि साधु सीताराम दास और प्रेमचंद भील को रिहा कर दिया जाता है। तिलक द्वारा जो खत लिखा जाता है महाराणा फतेह सिंह को, तो पहले तो इन दोनों को जेल हो जाती है, तत्पश्चात इन्हें रिहा कर दिया जाता है। सरकार दोबारा हरकत में आती है। मेवाड़ महाराणा को लग रहा है कि अब यह मामला कांग्रेस के हाथ में जाएगा, दिक्कत होगी, अंग्रेजों के पास जा सकता है, दिक्कत होगी। तो 1919 अप्रैल के अंदर एक कमीशन का गठन किया जाता है, जो है न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, याद रखिएगा। इस न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के जो अन्य सदस्य हैं, इनमें एक तो वही जो पहले बिजोलिया का प्रशासक बनाया गया था, अमर सिंह राणावत, प्लस दीवान अफजल अली हाकिम। दीवान अफजल अली हाकिम और स्वयं बिंदुलाल भट्टाचार्य, जो कि मांडलगढ़ का हाकिम था। ये बात भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, ये स्वयं भी
मांडलगढ़ के फौजदार थे, हाकिम थे। याद रखिएगा कौन? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। स्वाभाविक है, कुछ अनुशंसा की जाती है न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के द्वारा और फौरी तौर पर राहत दी जाती है। इसी समय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अमृतसर वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर 1919 में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं। इस किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक भाग लेते हैं और वो तिलक की सहायता से मेवाड़ महाराणा विरोधी प्रस्ताव को रखते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन गांधी और गांधीवादी नेताओं के द्वारा मना कर दिया जाता है कि हम रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। और इस प्रकार से गांधी जी के विरोध के चलते ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। लिहाजा यहाँ पर एक घटना घटती है कि मोहनदास करमचंद गांधी विजय सिंह पथिक को सुझाव देते हैं कि आप एक समाचार पत्र निकालिए। तो गांधी के सुझाव पर विजय सिंह पथिक साहब 1919 में वर्धा से याद रखिएगा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र एवं एक संगठन का गठन करते हैं, राजस्थान सेवा संघ। याद रखिएगा इन दोनों के गठन में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो दिया जाता है किसके द्वारा? सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा। क्योंकि सेठ जमनालाल बजाज एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, स्वाभाविक है कि उनकी विजय सिंह पथिक के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अतः सेठ जमनालाल बजाज के साथ जो इनका मतभेद होता है, उस मतभेद के चलते विजय सिंह पथिक राजस्थान केसरी को एवं राजस्थान सेवा संघ को, याद रखिएगा 1920-21 के दौरान दोनों को कहां पर ट्रांसफर कर लेते हैं? अजमेर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, अजमेर के अंदर। और याद रखिएगा कि जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, इसको नए नाम से निकाला जाता है, जिसका नाम है नवीन राजस्थान। एवं जो राजस्थान सेवा संघ है, जिसकी कुल 4 शाखाएं संपूर्ण राजस्थान में प्रचलित थी। इसका मुख्यालय, फाइनली इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1920 के अंदर अजमेर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो 1920-21 के अंदर ये प्रसिद्ध घटनाएं इसी किसान आंदोलन के दौरान होती है। और इन दोनों के लिए जो फिर 1920 में एक बात और याद रखना, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विजय सिंह पथिक के सुझाव पर, विजय सिंह पथिक के निमंत्रण पर अर्जुन लाल सेठी जिन्हें उग्र क्रांति का जनक भी कहा गया है, राजस्थान में उग्र क्रांति का जनक भी बोला गया अर्जुन लाल सेठी। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा
कि वो अर्जुनलाल सेठी बिजोलिया की यात्रा करते हैं। किसके सुझाव पर? विजय सिंह पथिक साहब के सुझाव पर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आप लोगों ने समझ ली है। 1920 में एक नया सरकारी आयोग और गठित किया जाता है। किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, जिसके जो सदस्य हैं वो हैं मेहता तख्त सिंह, मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय, भैया आप सब लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, एवं बेदला राव बख्त खान, राव बेदला के बख्त खान। हमने कल पिछली क्लास में मैंने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी आप लोगों से। बेदला के राव बख्त खान ने डूंगला गांव के किसान रूगाराम के यहाँ से 40 अंग्रेजों को अपनी शरण में लिया था और मेवाड़ राणा स्वरूप सिंह के यहाँ उन्होंने उनको पहुंचाया था। फिर उन्हें पिछड़ा झील में स्थित जगमंदिर महलों में सुरक्षित रखा गया था। एक बार इस पूरी स्कीम को ढंग से पढ़िए, पढ़कर मुझे कंफर्म करिए समझ में आया या नहीं आया। काफी लंबा चौड़ा मैटर आज अपन ने अभी तक का पढ़ लिया है। आप लोग आइडिया लगाइएगा, अपनी क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस जगह से, यहाँ से अपन ने नॉन स्टॉप अभी तक इतना मैटर पढ़ लिया है। एक बार इस पूरे मैटर को देख लीजिए, मुझे कंफर्म करिएगा क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हैंड रेज मत करिएगा, मैसेज करिएगा मुझे। थोड़ा जल्दी पढ़ लीजिएगा आराम से। आपको कुछ ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसको देखकर आप लोग शायद वाह वाह कर बैठो। गांधी जी ने अपनी आदत के अनुसार पुनः ज्ञान पेला किसको? विजय सिंह पथिक साहब। और गुरुजी ज्ञान फैलते हुए बोलते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी, कि पथिक साहब आप किसानों को हिजरत करने के लिए बोल दीजिए। हिजरत करने का मतलब कि आप जगह छोड़ दीजिए, मेवाड़ छोड़कर कहीं और निकल जाइए। पथिक साहब ने जवाब दिया कि जनाब ये काम हिजड़ों का है, हिजड़ों का, मर्दों का नहीं। आप आइडिया लगा लीजिएगा पथिक साहब गांधी जी का कितना सम्मान, किस रूप में सम्मान करते होंगे। मेरे पास लिखित दस्तावेज हैं, इस बात को याद रखना बहुत अच्छे से। हवा में तीर छोड़ने का मैं, मेरी फितरत पे बहुत ज्यादा नहीं है। चलिएगा, जल्दी से पढ़ लीजिए, पढ़कर मुझे कंफर्म करिए। और गांधी ने कहा भी था कभी पथिक के लिए कि बाकी सब लोग काम बातें करते हैं, पथिक साहब काम करते हैं। और इनका नारा था पथिक साहब का, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। यह शानदार कथन कोटेशन किसका है? पथिक साहब का, अर्थात भूप सिंह गुर्जर का। चलिएगा मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूं। इस बात को याद रखिएगा, जुलाई 1920 में एक और घटना घटती है इसी किसान आंदोलन के दौरान। जुलाई 1920 में जो एजीजी हॉलैंड हैं, वो मेवाड़ का प्रशासन फतेह सिंह के राजकुमार भूपाल सिंह जी को सौंप देते हैं। ये फतेह सिंह की अनिच्छा से होता है।
और 11 जून, याद रखना, 11 जून 1922 को मेवाड़ रियासत और किसानों के मध्य एक समझौता होता है। आप जानते हैं एक समझौता पहले 24 जून 1914 में संपन्न हुआ था, आप लोगों को मालूम है, 1914 के अंदर। तारीख बताइएगा मुझे, किस तारीख को वो समझौता हुआ था, एक बार सभी लोग जल्दी से। वो समझौता जो बाद में रद्द कर दिया गया था अन्य ठिकानेदारों के दबाव के चलते। किस तारीख को समझौता हुआ था, इससे बाद में रद्द कर दिया गया, थोड़ा जल्दी करिएगा मुझे। 6 जून 1914, राइट, 11 जून 1914। ओके, कोई और, कोई और भैया, और थोड़ा प्रयास करें, याद रखिएगा 24 जून 1914। भैया मैंने जवाब दे भी दिया था आप लोगों को, लेकिन आप लोग ने शायद ध्यान नहीं दिया। लिख लीजिएगा, 24 जून 1914 ईस्वी को, जो बाद में रद्द कर दिया गया था। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। 24 जून 1914 ईस्वी को ये आंदोलन, मतलब समझौता रद्द कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच 11 जून 1922 को समझौता होता है, क्योंकि मेवाड़ रियासत के द्वारा एजीजी हॉलैंड की मध्यस्थता से ये समझौता होता है, तो ठिकानेदार केसर सिंह जी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसी बीच एक बड़ी घटना घटती है, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को, याद रखना, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को बेगू के कुआखेड़ा गांव के किसान, बेगू के कुआखेड़ा गांव के किसान डूंगाजी धाकड़, डूंगाजी धाकड़ के घर से, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके इसे उदयपुर लाया जाता है 10 सितंबर 1923 को, और उदयपुर के अंदर खास ओदी, याद रखिएगा, उस स्थल पर उन पर मुकदमा चलता है। ओदी उदयपुर में, याद रखना, पथिक पर मुकदमा चलता है और उन्हें 5 वर्ष कारावास की सजा मिलती है। जैसे ही इन्हें सजा मिलती है, तो 11 जून 1922 ईस्वी को जो समझौता किया जाता है मेवाड़ और किसानों के मध्य में, उसे मानने से पुनः बिजोलिया ठिकानेदार इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि जिस व्यक्ति के साथ ये समझौता हुआ था वो तो खुद जेल में है, तब उसका फायदा किया है। और इस प्रकार से इस आंदोलन का नेतृत्व छिटककर अपेक्षाकृत कम योग्य व्यक्ति जमनालाल बजाज की गांधीवादी हैं, प्लस हरिभाव उपाध्याय के हाथों में चला जाता है। ये गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, तो इनका कार्यशैली बिल्कुल अलग तरह की थी। अच्छे व्यवहार के कारण पथिक को, क्योंकि पथिक ने भी ऊपरमाल पंचबोर्ड किसान पंचायत से त्याग पत्र नहीं दिया है। 27 अप्रैल 1927 ईस्वी को, याद रखिएगा, 27 अप्रैल 1927 ईस्वी को
पथिक को जेल से ये कहते हुए रिहा कर दिया जाता है कि आप उदयपुर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। तो पथिक चित्तौड़ के अंदर एक सभा का आयोजन करते हैं और वो सभा है सिंगोली सभा। 18 मई 1927 ईस्वी को सिंगोली सभा का आयोजन किया जाता है और इसमें पथिक के कहने पर किसान सिंगोली सभा के अंदर भूमि को अकृष्ट छोड़ देते हैं। अकृष्ट का मतलब बिना खेती के, पड़त जिसको अपन कहते हैं। इसी बीच जो ट्रेंच है, ट्रेंच कौन है? मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी। वो व्यक्तिगत तौर पर किसानों को बुलाता है और एक षड्यंत्र के तहत उनसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लेता है। मतलब हस्ताक्षर ना, अंगूठा वगैरह ले लेता है। हालांकि इस घटना के पहले घटना घटती है और वो घटना क्या है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, क्योंकि उसको समझे बिना ये मामला समझ में नहीं आएगा। 1929 आते आते पथिक के जमनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय से मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि पथिक असंतुष्ट होकर बिजोलिया किसान पंचायत की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे देते हैं और खुद को बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कर बैठते हैं। इनके अलग करते ही ट्रेंच किसानों को बहकाता है, भोले भाले अनपढ़ किसानों को, और उनसे खाली कागजों पर अंगूठे ले लेता है। उसका मसवदा, उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से होता है कि मानो किसानों ने पैसे लेकर अपनी अपनी जमीनें अन्य लोगों को बेच दी। यानी कि इसी बीच सिंगोली सभा के पश्चात एक तरफ पथिक, जिनके निर्देश पर सारा आंदोलन चल रहा है, जिनको भगवान मानते हैं किसान, वो अलग हो जाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। एक तरह से किसान आंदोलन पूरा अनाथ हो जाता है। और दूसरी तरफ ट्रेंच किसानों के साथ षड्यंत्र रचते हुए, साजिश रचते हुए उनसे उनके भूमि का स्वामित्व छीन लेता है। बाद में जब ये घटनाक्रम किसानों के पास आता है, सोचे उनके दिल पर क्या गुजरती होगी कि पहले कम से कम टैक्स चुकाने के लिए जमीन तो थी, कुछ तो बचता था। अब जब जमीनें ही नहीं बची तो किस चीज की खेती है, किस चीज का? अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। तो 1929 से लेकर 1941 तक ये पूरा आंदोलन इस दिशा में चला कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हमें कम से कम हमारी जमीनें वापस ले ली जाए। तो आप समझ लीजिएगा कि 24 नवंबर 1938 ईस्वी को 24 नवंबर 1938 ईस्वी को बिजोलिया किसान पंचायत ये फैसला करती है कि चाहे जो भी हो जाए, किसानों को उनका स्वामित्व, उनका मालिकाना हक जमीनों पर लौटा दिया जाएगा। पूरा प्रेशर बना के रखा जाता है और फाइनली 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य, याद रखिएगा, मेवाड़ प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने कुछ लोगों की मध्यस्थता से किसानों के साथ समझौता किया और किसानों को काफी रियायती दरों पर उनकी जमीनें वापस लौटा दी गई, इस आश्वासन के पश्चात कि किसान भविष्य में कभी भी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी नेता के बहकावे में नहीं आएंगे और निर्धारित करों पर इन करों को चुकाएंगे।
और 1897 में इस प्रकार से चलने वाला किसान आंदोलन 1941 तक आते आते वंदे मातरम के उद्घोष के साथ समाप्त हो जाता है। यह आपका बिजोलिया किसान आंदोलन फाइनली समाप्त हुआ। मुझे बताइएगा अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर मैं दूसरे किसान आंदोलनों को उठाऊंगा, ये किसान आंदोलन में एक स्पीड से समेटूंगा, उसके बाद प्रजामंडल, उसके बाद जन आंदोलन, उसके बाद एकीकरण, तब जाके राजस्थान के इतिहास में अपन फिर मध्यकालीन राजस्थान में प्रवेश करने की स्थिति में रहेंगे। इस पर बहुत बड़ा अपना कमांड हो जाएगा। कल मैं आपको राजस्थान सेवा संघ और विजय सिंह पथिक की जीवनी थोड़ा पढ़ाऊंगा, उसके बाद में बेगू किसान आंदोलन आरंभ करूंगा। सबसे पहले मुझे कंफर्म करिएगा यहां तक की बात आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है। सबसे पहले एक बार सभी लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए। उपेंद्र, अशोक एंड विजन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।